मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान मैं जाने मन, हम तेरे बुलबुले हैं चमन, तू हमारा है प्यारा वतन। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने महाजनपद के बारे में अच्छे से चर्चा किया था, उसकी राज्य और राजधानी के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें से बिहार से 3 थे, उत्तर प्रदेश से 8 थे, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो 5 थे, ये हमारे अलग अलग जगह से एक एक राज्य और राजधानी थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से चर्चा किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा टॉपिक मगध का उत्कर्ष। आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड में, मगध का उत्कर्ष या उत्थान, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं और आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 3 राजवंशों को एक साथ चर्चा करके समाप्त करेंगे। जब 16 महाजनपद का जब उत्पत्ति हुआ, जब बनना शुरू हुआ, तो उस समय सबसे जो शक्तिशाली था वो हमारा था मगध। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। अब क्यों था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ये सबसे शक्तिशाली था और इसके जो संस्थापक थे, मगध साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे विदरथ। विदरथ ये कौन थे? वसुचैद का पुत्र थे। एक विदरथ आपको मिलेगा मौर्य वंश के अंतिम शासक के तौर पर, और एक विदरथ यहाँ पर जो है वो मगध साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्थान का कारण। उत्थान का कारण क्या है? तो जब हम लोग भौगोलिक स्थिति की जब बात करेंगे तो भौगोलिक स्थिति में आप देखोगे मगध का 2-2 राजधानी थी। 2-2 राजधानी चेंज होते रहे, बनते रहे, शासकों के द्वारा उसको बार बार चेंज किया जा रहा था। तो पहला जो था वो था राजगृह और दूसरा था पाटलिपुत्र। अब इसमें देखिए, जो हमारा मगध जो बसा हुआ था ये एक सुरक्षित जगह पर था। मगध एक सुरक्षित जगह पर था। अगर हम लोग भौगोलिक कारण को अगर देखते हैं तो पहला है ये मगध जो है बहुत ही सुरक्षित जगह पर था। अब क्यों? तो देखेंगे इधर राजगीर का जो है ये राजगीर के पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और दूसरा जो है पाटलिपुत्र जो हमारा राजधानी था उसमें क्या था, एक तरफ गंडक नदी से और गंगा नदी से घिरा हुआ था। यानी कि सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी के संगम स्थल पर ये हमारा मगध बसा हुआ था। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति इसकी इतनी दुरुस्त थी जिसके कारण से बाहरी आक्रमण बिल्कुल भी नहीं होते थे। और बाहरी आक्रमण नहीं होते थे तो यहाँ के जितने भी शासक हुए उनको अपने जनता के प्रति, अपने राज्य के प्रति कैसे डेवलप करना चाहिए, उसको एक अच्छा सा मौका मिल गया सोचने का। यही जब मगध जब चाहता था तब बाहर में आक्रमण कर सकता था, लेकिन बाहर के लोग इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके प्राकृतिक इतना सारा प्रोटेक्शंस दिया हुआ था। नदियाँ इधर से थी, उधर से पहाड़ था। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी भौगोलिक कारण। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, आर्थिक संपन्नता। इतनी अच्छी थी इसकी कि कृषि भी डेवलप हो रहा था, उद्योग भी डेवलप किया, व्यापार भी डेवलप किया। इससे पहले जब मैं महाजनपद के बारे में चर्चा कर रहा था तो उसमें इसके बारे में बताया था कि कृषि का डेवलपमेंट हुआ था, उद्योग का भी डेवलपमेंट हुआ था। तो सेम कंडीशन जो महाजनपद का जो विकास होने की जो प्रक्रिया थी उसी तरह से हमारा मगध का भी था। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे थे। मगध के लोग लोहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा कर रहे थे, और उसके बाद मगध महाजनपद के जो जनता थे वो अच्छी कर भी राजा को देते थे, मतलब कर सही समय पर देते थे, ज़्यादा उनको कर नहीं लगाया गया था। इसलिए कम कर होने के कारण वो टैक्स जो होता था वो राजा को दे देते थे। जब आर्थिक मजबूती है जिस राज्य की तो जाहिर सी बात है उसका सैनिक बल भी मजबूत होगा, क्योंकि सैनिकों की जितना ज़रूरत है, जो भी संसाधन चाहिए वो संसाधन राजा पूर्ति कर रहा था, इसलिए यहाँ पर सैनिक मजबूती भी था। अब यहाँ पर देखेंगे थर्ड जो है सैनिक संगठन। अब सैनिक संगठन में क्या होता था कि हाथी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, मतलब इतना ज़्यादा मगध का जो उत्थान का जो कारण बना, कहीं ना कहीं एक सैनिक संगठन भी था। उसके बाद है जो सैनिकों को अस्त्र शस्त्र जो दिए जाते थे वो ज़्यादातर लोहे के बने होते थे और उससे वो सुसज्जित होते थे, जिसके कारण से ये हमारा एक थर्ड पॉइंट बनता है मगध का उत्थान का कारण। उसके बाद है गाइस
अब यदि हम लोग फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें, इसमें आपको नजर आ रहा होगा शासकों का दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जो थी वो कैसी थी, तो अच्छी कूटनीतियाँ थी इनके पास, किसी भी शासक को मात दे सकते थे, कूटनीति के आधार पर वो किसी भी शासक पर जीत हासिल कर सकते थे। दूसरा जो है साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, यानी कि अपने साम्राज्य को जो फैलाने का जो विचारधारा था वो ऐसे शासक इसमें ज़्यादा हुए। उसमें से हैं बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, शिशुनाग है, महापद्मनंद है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है, बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो अपना साम्राज्य को विस्तार किए। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, एक ट्रिक लिख रखा हूँ मैं, तो आप लोगों को याद करने के लिए आसान होगा। ये हमारा है मगध राजवंश। मगध राजवंश में देखिएगा कि कौन कौन से वंश हमारे बीच में आए। इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो, ये ट्रिक है हसीन माशुकसा। अब हसीन माशुकसा क्या है, तो आप ध्यान देना यहाँ पर। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कनौ वंश, सा से सातवाहन वंश। ये है पूरा मगध का राजवंश जो इतने सारे शासक हमारे बीच में हुए। अब हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ करेंगे हम लोग एक इनका हर्यक वंश के बारे में, दूसरा शिशुनाग वंश के बारे में और तीसरा नंद वंश के बारे में। ये 3 वंश के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हर्यक वंश के बारे में आप लोग जान लो, ये जो था हर्यक वंश जो हमारा पूरा, इसमें जितने भी शासक हुए वो लगातार कितना सालों तक चला, 132 साल तक। तो कब से कब तक, 544 ईसा पूर्व बीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं 544 बीसी से 412 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। आप लोग को सभी पता होगा एडी और बीसी में, तो जो बीसी होता है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, और जैसे ही वो एक में आता है उसके बाद फिर वो एक के बाद असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना शुरू होता है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। हर्यक वंश 132 साल तक पूरा चला। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से शासक हुए और कितना उनका भूमिका रहा, क्या क्या वो परिवर्तन किए। गाइस यहाँ पर ध्यान देना, हर्यक वंश को प्रथम वंश भी कहते हैं और साथ में पृथहंता वंश भी कहते हैं। पृथहंता वंश का मतलब ये है कि इसके जितने भी शासक हुए वो कहीं ना कहीं अपने पिता की हत्या करके वो सत्ता को हासिल करते हैं, शासक बनते हैं, और इसलिए इस वंश को पृथहंसा वंश भी कहते हैं, क्योंकि वो पिता की हत्या करके वो अपना राजगद्दी को प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए जो संस्थापक के तौर पर है वो कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, और इनका जो कार्यकाल जो रहा ये कब से कब तक राजा में रहे, तो 544 बीसी से 492 बीसी तक। इनकी जो राजधानी थी वो था राजगिरी, जिसको हम लोग वर्तमान में भी हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे ये जो विवाह, ये एक साम्राज्यवादी विचारधारा के थे। बिंबिसार एक साम्राज्यवादी विचारधारा के थे, इसलिए वो आक्रमण ना करके वो वैवाहिक संबंध जोड़कर साम्राज्य को विस्तार करते थे, और इसलिए इन्होंने 3-3 शादियां की। आदमी से एक शादी भी नहीं संभलता है, ये आदमी 3-3, हमारे बिंबिसार महाराज 3-3 शादियां किए। अब 3-3 शादियां किनके किनके साथ में किए और उनको क्या क्या मिला, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। पहली जो शादी किए थे वो था महाकौशला से। महाकौशला कौन थी, तो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। राजा की बहन से शादी कर रहे हैं तो कुछ तो दहेज में मिलेगा, तो दहेज में क्या मिला इनको, काशी मिल गया। काशी जो आप लोग अभी जान रहे हो, ये काशी इनको दहेज में मिल गया। सोच लो कितना अमीर होता था वो सब, डायरेक्ट एक प्रांत ही दे देता था। अब काशी तो मिल गया, तो इसमें क्या फायदा होता था कि बिंबिसार को 1 लाख सिक्का प्रत्येक वर्ष यहाँ काशी से मिलता था। अब वो चाहे टैक्स के रूप में हो या जो भी हो, टैक्स के रूप में ही उनको मिलता था, लेकिन 1 लाख रुपये का प्रमाण मिलता है कि 1 लाख सिक्का उनको दिया जाता था काशी के द्वारा बिंबिसार को। अब सेकंड जो शादी वो जो करते हैं गाइस, यहाँ पर ध्यान देना, सेकंड जो वो मैरिज करते हैं वो करते हैं चेलना से। चेलना कौन थी, तो वैशाली की राजकुमारी थी। अजातशत्रु ये जो शासक जो हुए बाद में, बिंबिसार के बाद जो अजातशत्रु जो शासक बनते हैं वो इन्हीं के चेलना के ही पुत्र थे, यानी कि चेलना इनकी अजातशत्रु की माता बनी। जो तीसरा जो विवाह किए वो किए क्षेमा के साथ में। क्षेमा कौन थी, तो मद्र देश की राजकुमारी थी। ये मद्र उस समय तो प्रांत ही होता था ना, तो प्रांत को ही वो देश या राज कहकर वो पुकारते थे, तो ये मद्र देश की राजकुमारी थी, और ये 3-3 शादियां करके अपना साम्राज्य को विस्तार करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखना राजवैद्य। राजवैद्य जो थे वो जीवक थे। कौन थे, जीवक। अब जीवक से रिलेटेड ये सबसे खास बात ये है कि जो जीवक थे वो अवंती के राजा प्रघोत को भी
इलाज किए थे, उनकी मदद किए थे, उनकी सेवा किए थे। और साथ में तथागत गौतम बुद्ध की जब तबीयत खराब हो जाती है तो उनका जो इलाज करते हैं वो यही होते हैं जीवक। जो सेकंड जो हमारा राजवंश है वो है अजातशत्रु। अब अजातशत्रु जो अभी मैंने बताया कि इनकी मम्मी का नाम क्या था, चेलना। अजातशत्रु के ऊपर भी पिता की हत्या का आरोप लगता है कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया था, परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक इतिहासकारों ने स्पष्ट नहीं कर पाया। बस केवल आरोप लगता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके ये सत्ता को हासिल किए थे। इनको दूसरा नाम जो जाना जाता है वो कहा जाता है कुनिक। अब इनका जब शासन की जब बात हम लोग करेंगे तो कब से कब है, तो 492 ईसा पूर्व, आपको नजर आ रहा होगा, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करने के दरमियान में क्या क्या हासिल किया, कौशल तथा वज्जी को जीत हासिल। अब यहाँ पर ध्यान देना, इनका जो विवाह हुआ उनका हुआ वजीरा से। और वजीरा ये कौन थी, तो प्रसेनजीत की पुत्री। आप लोग यहाँ ध्यान देना, इन सलाहकार के रूप में जो राजनीतिक सलाहकार थे वो थे बस्कार नामक जो थे व्यक्ति जो थे वो राजनीतिक सलाहकार थे। बाकी अभी 3 पॉइंट आ रहे हैं इनका, तो हम लोग आगे देखते हैं। अजातशत्रु जो थे वो 2 हथियार बनाए थे और दोनों पत्थर के हथियार बनाए थे। पहला जो था वो था रथ मुसल, ये रथ मुसल था पहला हथियार, और दूसरा जो था महाशिला कंटक। ये दोनों के दोनों पत्थर के हथियार बने हुए थे। होता क्या था ना, युद्ध में आप लोग जानते होंगे, जो पहले जो युद्ध करते थे उसमें सब एक बार भिड़ जाते थे। पूरा इधर से भी पूरा हजारों हजार सैनिक हैं, उधर से भी हजारों हजार सैनिक हैं, दोनों भिड़ गया। पूरा तलवार से घोड़ा पर चढ़ के या पैदल ऐसे ही लड़ रहे हैं, तलवार से मार काट करके पूरा वो युद्ध जीतते थे। ऐसी स्थिति में अजातशत्रु दिमाग लगाया, वो रथ में दोनों तरफ भारी भारी पत्थर को लगाकर वो सीधा दौड़ा देता था। अजातशत्रु जब इस हथियार को बनाए तो वो भीड़ में चलाने के लिए बहुत ही कामयाब एक हथियार साबित हुआ, क्योंकि भीड़ में पूरा युद्ध होते रहता था। तो वो रथ में दोनों तरफ भारी पत्थर को बांधकर वो चलाते थे, और एक बार में राउंड मारता था तो सब, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, कोई चक्का के नीचे आ रहा है, और इस तरह से वो युद्ध को जीतते थे। दूसरा था महाशिलाखंड, ये भी है जो पत्थर, शिला मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर का भी ये शिलाखंड बनाया हुआ था, जिसके माध्यम से लगातार अजातशत्रु अपना जीत को हासिल करते थे। अब गाइस यहाँ पर देखिए, पहला बौद्ध बैठक जो होता है वो तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो 483 ईसा पूर्व में होता है, और उनके महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु पहला बौद्ध संगीति कराते हैं। वो कहाँ कराते हैं, राजगृह जो हमारा है, राजगीर है, उसका सप्तप्राणी गुफा में कराते हैं, जहाँ पर पहला बौद्ध संगीति होता है। बौद्ध धर्म के समर्थक राजा तो अजातशत्रु थे ही, और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के बाद उन्होंने सोचा कि इनकी विचारधारा को फैलाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने पहला बौद्ध समिति किए। मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा कि पहला बौद्ध समिति में क्या हुआ था, दूसरा बौद्ध समिति में क्या हुआ था, तीसरा में क्या हुआ, चौथा में क्या हुआ, ये सब इसके लिए एक सेपरेट ला दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में ही पहला बौद्ध समिति हुआ था, जो राजगीर के सप्तप्राणी गुफा में हुआ था। अब गाइस यहाँ जो थर्ड है हमारे इस राजा के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये अजातशत्रु के सबसे प्रिय पुत्र थे, उदयन बोलिए या उदयन बोलिए, ये 2 जगह से नाम आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं उदयन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं उदयन लिखा मिलेगा। इनके ऊपर पिता का हत्या का आरोप लगता है, ये भी अपने पिता की हत्या करके सत्ता को हासिल करते हैं। और जहाँ तक का इसमें लिखा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि अजातशत्रु के सबसे प्रिय पुत्र यही थे, परंतु इन्हीं ने हत्या करके सत्ता को हासिल कर लिए। इनके शासनकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ ये हुआ कि पाटलिपुत्र का स्थापना, जो अभी वर्तमान में हमारा पटना है। आप देखोगे पटना का जो लोकेशन से इसी तरह से नदियों के संगम स्थल पर ही है। इधर से सोन नदी, उधर से गंडक नदी, और बीच से गंगा नदी पार हो रहा है। उसी के बगल में हमारा पटना जो बसा हुआ है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का उस समय क्षेत्र बहुत बड़ा था, और उस क्षेत्र को इसने स्थापना करके अपनी राजधानी बनाई। राजगिरी से परिवर्तन करके कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे नागदशक। नागदशक की हत्या किए शिशुनाग, और शिशुनाग हत्या करके अपना नया वंश को स्थापित किए, जिसका नाम रखे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अगर हम लोग कार्यकाल देखेंगे तो 412 ईसा पूर्व से 394 BC तक शिशुनाग वंश का मात्र 18 साल तक चला। इसमें से इंपॉर्टेंट काम क्या किए, तो पहला तो है ये राजधानी शिशुनाग पाटलिपुत्र से परिवर्तन करके वैशाली ले गए, और अपनी राजधानी शिशुनाग वंश की जो राजधानी जो बनी वो बना हमारा
मगध की राजधानी शिशुनाग के समय में वैशाली हो गया। ये अवंती को जीते, तो अवंती जो महाजनपद था उसको अपने जीत हासिल करके मगध में ये मिला लिए। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कालाशोक के बारे में। अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इनका जो कालाशोक का जो कार्यकाल था वो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक था। इनको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जैसे काकवर्ण भी कहा जाता था। काकवर्ण क्यों कहा जाता था? तो कहा जाता है कि कालाशोक जो थे वो कौवे से भी ज़्यादा काला थे, इसलिए इनको काकवर्ण भी कहा जाता है। कुछ कुछ यहाँ पर ये तर्क का पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन इस तरह का कहा जाता है। खैर वो चलिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है। जब भी क्वेश्चंस आएगा तो कालाशोक या काकवर्ण लिखा हुआ रहेगा कि कालाशोक का दूसरा नाम क्या था, तो काकवर्ण आप टिक करना। उसके बाद कार्यकाल की जब हम लोग बात करेंगे तो 394 से 366 बीसी तक था। मगध की जो राजधानी जो बनी कालाशोक के समय में वो कौन सा बना? पुनः पाटलिपुत्र। यानी कि इनसे पहले जो शिशुनाग जो थे वो क्या किए थे? पाटलिपुत्र से चेंज करके उसको वैशाली ले गए थे। राजधानी कहाँ चेंज किए थे? वैशाली। अब वैशाली से ये जब राजा बने, कालाशोक जब राजा बने तो फिर से वैशाली से उठाकर ये पाटलिपुत्र को ले आए, क्योंकि पाटलिपुत्र ज़्यादा सुरक्षित था। यहाँ ध्यान देना, इनके काल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम हुआ वो क्या हुआ? तो दूसरी बौद्ध बैठक। कालाशोक भी बौद्ध धर्म के समर्थक राजा थे और इसलिए दूसरी बौद्ध बैठक इनके शासन काल में हुआ। और इनके जब शासन काल में जब हुआ, बैठक बोलिए, संगीति बोलिए, सम्मेलन बोलिए, एक ही चीज़ है। जब संगीति लिखा हुआ रहेगा तो ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूज हो जाना। दूसरी बौद्ध बैठक हुई और वो भी हुआ 383 ईसा पूर्व में। वो हुआ था पिछला बार, जो पहला जो हुआ था कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में पहला जो बौद्ध बैठक हुआ था वो अजात शत्रु के समय में हुआ था और वो 483 ईसा पूर्व में। 100 साल के बाद फिर से दूसरा बैठक होता है 383 ईसा पूर्व में, जो हमारा ये कराते हैं, कालाशोक कराते हैं। कहाँ कराते हैं? वैशाली में। तो वैशाली में ये दूसरी बौद्ध समिति होती है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन जो थे वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे और इनकी हत्या महापद्म नंद कर देते हैं। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद कर देते हैं तो ये नंद वंश की स्थापना करते हैं। और नंद वंश का जो हमारा कार्यकाल जो चला वो कितना साल तक चला? मात्र 20 साल तक। शिशुनाग वंश 18 साल तक और ये हमारा चला 20 साल तक। 20 साल तक कहाँ से कहाँ तक? 344 से 324 ईसा पूर्व। 344 से 324 ईसा पूर्व तक। अब इनको जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये शूद्र शासक थे, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो आता है, ये शूद्र शासक थे। अब इनके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुए तो आपको नजर आ रहा होगा, कलिंग पर जीत हासिल की। महापद्म नंद जब कलिंग को जीतते तो वहाँ पर खुशी से नहर बनाते ताकि वहाँ के किसानों को मदद हो सके। ज़्यादा कृषि होगा तो इनको कर भी मिलता है, उस उद्देश्य से ये नहर का निर्माण कलिंग में करवा देते हैं। जैन धर्म के समर्थक राजा थे और कलिंग से जीन, भगवान जिनसेन जो जैन धर्म से रिलेटेड है, भगवान जिनसेन की मूर्ति पाटलिपुत्र में स्थापित किए। मतलब जो कलिंग में जो जिनसेन की जो मूर्ति थी उसको वहाँ से लाकर अपने पाटलिपुत्र में स्थापित किए। जिनसेन मूर्ति का जो प्रमाण है वो हमारा कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा के अभिलेख खारवेल से मिलता है। पहला जो उपाधि था एकराट, दूसरा था द्वितीय परशुराम और तीसरा है सर्व छत्रांतक। ये सर्व छत्रांतक क्यों कहा गया? तो माना जाता है क्षत्रियों को नाश करने वाला। तो एकराट भी कहीं ना कहीं ये जीत को हासिल जो कर रहे थे उसी के ऊपर इनको टैग दिया गया था, नेम टैग दिया गया। इनको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे धनानंद। ये धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना भी चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे उनकी सत्ता मिली और कैसे वो मौर्य वंश की स्थापना की। आज हम लोगों ने 3 वंश के बारे में चर्चा किया, हसीन यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब जो हम लोग चलेंगे हसीन माशुका, तो माशुका में हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। उसके बाद सुंग वंश है, कण्व वंश है और सातवाहन वंश। तो सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश इनको एक अलग वीडियो में देंगे। मौर्य वंश का जो टॉपिक है उसको थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि उसमें सम्राट अशोक का बहुत सारा कार्यकाल आपको पढ़ना है, उनका अभिलेख वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमारा है ईरानी यूनानी आक्रमण, जिसमें हम लोग सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग उसको देख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के पढ़ेंगे। उसके बाद से आपको मौर्य
यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो गाइज ये हमारा आज की टॉपिक यहीं पर ख़त्म होती है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, यदि आप यहाँ तक देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज श्रेया आर्या। मेरे पन्नो भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।